Thank you, Dr. Anusri. I am happy enough to be with you on this digital platform in this two-day international webinar on linguistics and indigenous communities organized by Department of Linguistics and Contrastive Study of Tribal Languages in collaboration with Central Institute of Indian Languages, मैसूर। इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी कर रहे सम्मान्य प्रोफेसर पीटर ऑस्टिन जी, पद्मश्री प्रोफेसर अन्विता अब्बी जी, प्रोफेसर जॉन पीटरसन जी, प्रोफेसर अवधेश कुमार मिश्रा, प्रोफेसर कविता रस्तोगी, डॉक्टर जूलिया सलाबैंक, डॉक्टर ग्रेगरी डी.एस. एंडरसन, अदर एमिनेंट स्पीकर्स प्रोफेसर के.एस. नागराजा, प्रोफेसर जी उमा महेश्वर राव, प्रोफेसर मोहम्मद एजाज शेख, प्रोफेसर शैलेंद्र मोहन, डॉक्टर चैत्रा पुत्ता स्वामी, डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर तारिक खान, डॉक्टर कार्तिक नारायणन, इस संकाय के फैकल्टी ऑफ ट्राइबल स्टडीज़ के अधिष्ठाता प्रोफेसर पी.के. सामल जी, जो को कन्वेनर हैं इस कार्यक्रम के, और कन्वेनर डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, जिन्होंने जारवा आदिवासी पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, डॉक्टर तारिक खान को कन्वेनर, एसोसिएटेड फैकल्टी मेंबर्स डॉक्टर गौरी शंकर महापात्र, डॉक्टर के सुमन, डॉक्टर कुमकुम कस्तूरी, मिस्टर हरजीत सिंह और अनुश्री के बारे में तो मैंने अभी संबोधित ही किया है। इसके अतिरिक्त इस पूरे कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी दक्ष शिक्षकगण, प्रतिभागीगण, श्रोता के रूप में अथवा दर्शक के रूप में जो लोग भी आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, मेरे ओएसडी त्रिपाठी जी और मेरे टेक्निकल स्टाफ के मिस्टर गौरव, मिस्टर गौतम और मिस्टर सुप्रिय दास, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर इंटरनेशनल वेबिनार आयोजित है। विषय ही है लिंग्विस्टिक्स एंड इंडाइजेनस कम्युनिटीज, भाषा शास्त्र अथवा भाषा विज्ञान और जनजातीय समुदाय, मूलवासी समुदाय अथवा आदिवासी समुदाय। हम सब जब लिंग्विस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो उसका व्यवहार, प्रयोग करने वालों की संख्या और उस भाषा के अर्थ, संदर्भ और साहित्य पर विचार करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे फैकल्टी मेंबर डॉक्टर प्रमोद कुमार ने अंडमान निकोबार के जारवा आदिवासी समूह पर काम किया है, जिसको लेकर के सरकार की बहुत ज़्यादा चिंता है कि कैसे इनका संरक्षण किया जाए। लगभग 90 देशों में आज की तारीख में लगभग 5000 से ज़्यादा आदिवासी समूह हैं, जिनमें से लगभग 645 आदिवासी समूह हिंदुस्तान में है। इनकी भाषा, इनका ज्ञान, इनकी परंपरा बहुत ज़्यादा समृद्ध है। मुझे अवसर मिला है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर में जाने का, वहाँ की कार्यप्रणाली देखने का, समझने का, वहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। इसलिए आज के इस आयोजन के लिए हमारी जो फैकल्टी ऑफ ट्राइबल स्टडीज है तथा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, दोनों को बहुत ज़्यादा साधुवाद। कोई भी भाषा प्रचलन में जब तक रहती है उसका महत्व रहता है। जब भाषा प्रचलन से बाहर होती है तो उसका महत्व घटने लगता है, और भाषा प्रचलन में तब रहती है जब उसके जानने वालों की संख्या अधिक होती है, उसमें साहित्य की रचना होती है और उसके प्रयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ती है। भाषा की समृद्धि के लिए यह भी आवश्यक होता है कि समकालीन, साथ साथ चलने वाली, साथ के परिवेश में व्यवहार में आने वाली भाषाओं के शब्द भी बोली जाने वाली बोलियों में प्रयुक्त होने लगें। इससे भाषा की समृद्धि होती है और बोली की समृद्धि होती है। हम जिस देश में हैं, यहाँ आदिवासी समूह की बोलियाँ, भाषा, भाषा शैली, भाषा प्रचलन, भाषा विधान
और उसमें साहित्य, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वस्तुतः बोली या भाषा का आशय होता है कि हम अपनी बात को दूसरे के पास तक पहुंचा दें, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। आज के संदर्भों में वह भाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है जो समाज के दायरे से ऊपर उठकर बाजार के लिए महत्वपूर्ण बन जाए। इसलिए जब भाषा बाजार के धरातल पर नहीं पहुंचती, एक समुदाय से आगे बढ़कर बृहत्तर समाज के धरातल पर नहीं पहुंचती, तो इसका विस्तार नहीं हो पाता है। हमारे देश में जो जनजातीय समुदाय है, इसकी बहुत समृद्ध परंपराएं हैं, भाषा को लेकर, बोली को लेकर, परंपरा को लेकर और संस्कृति को लेकर। हमारे देश की एक मान्यता है, जो प्राचीन भाषा, प्राचीन बोली, प्राचीन लोकोक्ति में प्रयुक्त है, उसमें कहा जाता है, कोस कोस पर पानी बदले 1.5 कोस पर बानी, अर्थात एक कोस बराबर होता है 3.12 किलोमीटर। इतनी दूरी पर पानी के स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, और 1.5 कोस अर्थात 4.56 किलोमीटर इतनी दूर जाने पर जो प्रचलित बोलियां हैं उनमें तनिक अंतर आ जाता है। इसलिए जितने समुदाय हैं हमारे देश में, विशेषकर मूल समुदाय जिन्हें हम कहते हैं, मूल इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति से इनका तादात्म्य अद्भुत है। जंगल, जमीन, जंतु, इनके साथ बहुत अद्भुत तालमेल, उत्तम तालमेल, संतुलित तालमेल है, इसलिए मूल रूप से जाने जाते हैं। मूल अर्थात प्रकृति में अवस्थित। प्रकृति ही हमारी मौलिक विधा है, जिससे हमें जीवन मिलता है और जिससे हम स्पंदित होते हैं। उसके करीब होने के कारण इन्हें मूल समाज, मूल समुदाय कहा जाता है। आज भी इन्हें मूल इसलिए कहा जाता है कि जो भौतिकतावाद की चकाचौंध है वह इनके पास तक नहीं पहुंच पाई, अथवा इनकी रुचि इस चकाचौंध में नहीं हुई। कारण कि भौतिकतावाद हमारे प्राकृतिक विन्यास के प्रतिकूल चलता है। जब कहीं प्रकृति का क्षरण होता है तो हमें आधुनिक उपलब्धि दिखलाई देती है, अर्थात एक क्षरण है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, प्राकृतिक संपदा। जब उसका क्षरण होता है तो हम भौतिक संपदा निर्मित करते हैं। इस जंगल के स्थान पर हम कंक्रीट के जंगल तैयार कर लेते हैं, जिसे हम अपनी उपलब्धि मानते हैं। आज के दौर में पहले चर्चा मैं भाषा पर कर लूँ कि जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरे के पास तक रखते हैं, अर्थात संप्रेषणीय जिसे कहते हैं, संप्रेषणीयता जिसे कहते हैं, अथवा भावबोध जिसे कहते हैं, कि हमारे चेहरे पर क्या है, हमारे मुख से क्या निकल रहा है। जब सामने वाला समझता है तो इसे बोली कहते हैं, जब ये लिखा जाता है तो इसे साहित्य कहते हैं, और यही साहित्य जब औरों के पास तक पहुंचता है तो विस्तृत हो जाता है। प्रगति के दौर में यह हमारा मूल समुदाय बृहत्तर समुदाय की उपलब्धियों को अपने पास तक नहीं पा सका। इसलिए अपनी बोली, अपनी भाषा, अपना जो संस्कार है, इसको सुरक्षित रखने का प्रयास हुआ। लेकिन जो परिवर्तन हुए, भौगोलिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, उसमें जब हमें लगने लगा कि आज की बोली जो व्यवहार में आ गई है, बाजार में आ गई है और रोजगार की बोली बन गई है, वो ज़्यादा उपयोगी है, तो हम अपनी भाषा से कटते चले गए। यह भाषा हमारी कैसे सहेजी जाए, इसी के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक विधान की ज़रूरत पड़ी, जिसे हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, भाषा शास्त्र कहते हैं, अथवा भाषा विज्ञान कहते हैं। बहुत सारी जनजातियां हैं इस देश में, लगभग 645 जनजातीय समूह हैं। इसमें कुछ लुप्त प्राय होने के कगार पर हैं। उसमें एक जारवा आदिवासी समूह भी है, जिसके संरक्षण की बहुत बड़ी कोशिशें इस देश में चल रही हैं। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ कोल, भील, किरात, गोंड, बैगा, अगरिया, माझी, ये प्रमुख जनजातियां हैं। राजस्थान में मीणा, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर बिहार की सीमा तक जाते हुए थारू जनजात, अनेक जनजातीय समुदाय हैं।
और सभी के पास बोली, परंपरा और मूल ज्ञान, जिसे वनौषधि का ज्ञान कहते हैं, मेटलर्जी का ज्ञान कहते हैं, कैसे धातु शोधन किया जाए, ये इनके पास संचित है, समृद्ध है, लेकिन इसका लाभ दुनिया को नहीं मिल पा रहा। इसी तरह दुनिया के अन्य देशों में लगभग 90 देश हैं जहां हमारा जनजातीय समुदाय है, वहां भी जो आधुनिक प्रगति है, जिसे हम संचार क्रांति कहते हैं, अर्थ क्रांति कहते हैं, सुविधा क्रांति कहते हैं, तो इन तीनों की पहुंच इस समुदाय तक नहीं हो पाई। फलतः यह समुदाय अपने में सिमट कर रह गया। अब इन्हें बृहत्तर समुदाय में लाने के लिए सबसे प्रमुख उपाय शिक्षण संस्थान ही हो सकते थे, जिस पर बहुत ज़्यादा हाल के वर्षों में ध्यान दिया गया है। और जहाँ भी शिक्षण संस्थान खुले, इस समुदाय के विकास का बहुत ज़्यादा कार्यक्रम संपन्न हुआ, संचालित हुआ और अभी भी संचालित हो रहा है। आज आवश्यकता है कि जितनी जनजातीय समुदाय की बोलियां हैं, इनका हम डॉक्यूमेंटेशन करें, प्रलेखीकरण, उनको हम अंकित करें डिजिटल मोड में भी और लेखन की स्थिति में भी। जब हम उनका एक जगह संग्रह करेंगे तो उनका व्याकरण क्या है, इसके बारे में हम समझ सकेंगे। उनके कौन से शब्द हैं जो अन्य भाषाओं में प्रयुक्त हो रहे हैं, इस पर हम विचार कर पाएंगे। इसलिए अगर इन बोलियों को संरक्षित रखना है तो डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखीकरण या दस्तावेजीकरण जिसे कहते हैं, उसकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और मुझे इस बात की जानकारी है और खुशी भी है कि इस क्षेत्र में हमारा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। फिर इनका हम संग्रह कैसे करें? हम इनका टेप ले लें, ऑडियो ले लें, वीडियो ले लें। जनजातीय समुदाय की जो बोली है, लोक नृत्य है, लोक गायन है, लोक संवाद, एक पास बैठ करके संवाद की जो शैली है, हम इसका ऑडियो वीडियो क्लिपिंग तैयार कर लें। इनके यहाँ किस तरह से लिखा जाता है, हम वह शैली तैयार कर लें। कैसे चित्र बनाए जाते हैं, हम उसका अंकन कर लें। तो हम इसका एक आर्काइव तैयार करें, तो वहाँ संग्रह होगा। उससे न केवल विद्यमान समाज को ये जानकारी मिल पाएगी, हमारी जो मूल थाती है इसकी, अभी तो आने वाली पीढ़ियां भी यह काम कर सकेंगी। प्रोफेसर पीके सामल इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, पूरी उनकी टीम काम कर रही है, उन्हें साधुवाद भी मेरी ओर से। जरूरी है कि अब पुनः यह भाषाएं जागृता अवस्था में आ जाएं, इन बोलियों को महत्व प्रदान करें, इनका भाषा विधान हम औरों के साथ अनुवाद करके पहुंचाएं। इसे रिवाइटलाइज कहते हैं। फिर से हम शक्ति दे दें, पुनः संजीवनी शक्ति दें कि ये बोलियां बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम प्रकृति से कैसे संवाद करते हैं, केवल मूल भाषा में ही निहित है। जो प्रकृति में हमारे साथ सह अस्तित्व के विधान की प्रक्रिया में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनकी भाषा हम कैसे समझते हैं, यह इस मूल बोलियों में निहित है। हम पशुओं से संवाद कर सकते हैं, हम वनस्पतियों से संवाद कर सकते हैं। ये जो संवाद की शैली है, संकेत में, इशारे में या सिंबल्स के माध्यम से, हम उसे फिर से जागृत करें और उसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे देश में एक राजा हुए भर्तृहरि, ज़्यादा दिन नहीं, 12वीं शताब्दी के आसपास, वो पशुओं की भाषा बहुत ज़्यादा समझते थे। उनके जीवन में बहुत कुछ अंतर आया पशुओं के संवाद सुन करके। ये हमें फिर से देखना है कि वो कैसे अन्य जीव जंतुओं की भाषा समझते हैं, उसके संकेत क्या हैं। आप इससे समझिए उनकी भाषा कितनी संपन्न है कि वो पशु पक्षियों से भी संवाद कर सकते हैं। अर्थात उस विन्यास में, जो प्राकृतिक विन्यास है, परिवेश है, पर्यावरण है, उनकी बोली अद्भुत है। इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो जनजातियाँ हैं, इनका भी समय के साथ विकास हो रहा है। कुछ जनजातियाँ हैं जो समय के साथ तालमेल नहीं कर पाईं, उनकी संख्या क्रमशः कम हो रही है। जैसे बोलियां तब चलती हैं जब प्रचलन में होती हैं, प्रचलन में तब होती हैं जब उनके बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है। अगर इस समुदाय की ही संख्या कम होने लगे तो इन बोलियों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ कोई जनजातीय समुदाय अगर कम हो रहा है तो संतुलन बनाए रखने का इस पर भी प्रयास होना चाहिए। केवल भाषा का विज्ञान ही ना हो, डेमोग्राफी का भी विज्ञान काम करे कि उस क्षेत्र में हमारे जो भाई बंधु हैं, हमारे सनातन मूल्यों को साथ ले चलने वाले भाई बंधु हैं,
वह समय के साथ आगे बढ़ें, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इनके पास बहुत ज्ञान कौशल है, इंडाइजेनस नॉलेज जिसे कहते हैं। हर्बल मेडिसिन्स के बारे में जितनी जानकारी इस समुदाय को है, आज के किसी शिक्षा शास्त्र में उतनी जानकारी नहीं है, चिकित्सा शास्त्र में उतनी जानकारी नहीं है। आज का दौर कोविड-19 नामक अदृश्य विषाणु का दौर है। इसमें हमारे अस्तित्व को बचाने में वनौषधियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और इन वनौषधियों के बारे में विधिवत जानकारी हमारे इस समुदाय को है। हम जिस अंचल में हैं वहाँ एक जनजातीय समुदाय है जिसे वैगा कहते हैं। आरंभ में इनका नाम वैद्य था, जिन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी थी औषधि विज्ञान की। बाद में इनका नाम वैगा हो गया। हम इनसे सीखें कि जो सामयिक बीमारियां हैं अथवा असाध्य बीमारियां हैं, उन्हें हम कैसे अपने वनोपज से ठीक कर सकते हैं। वनोपज को विकसित करके हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित कर सकते हैं। इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो तकनीकी ज्ञान है वह भी यहाँ के जनजातीय समुदाय में है। अगरिया लोगों के पास अथाह ज्ञान है कि कैसे मिट्टी पर हाथ फेर कर बता सकते हैं उसके नीचे धातु है कि नहीं। धातु शोधन की उनकी बड़ी सस्ती प्रक्रिया है, जिससे अद्भुत धातु बनती है। अगरिया जात इस बात के लिए जानी जाती है कि वह जंग रहित लोहा बनाने में निपुण है। महाभारत काल में भी इन्होंने अपने इस ज्ञान का प्रयोग किया था। हमें पुनः उस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है कि उनका धातु विज्ञान क्या है, उसके लिए कौन सी भाषा उन्होंने गढ़ रखी है, उसमें फार्मूला क्या है, इस पर भी काम करने की जरूरत है। ऐसे हर अंचल में जहाँ भी जनजातीय समुदाय है उसके पास परंपरागत ज्ञान बहुत अधिक है। उस परंपरागत ज्ञान को समयानुकूल करने की जरूरत है, और समयानुकूल बन जाए तो इसे आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो अन्य देशों का ज्ञान है उसके साथ समायोजित करने की जरूरत है। तब यह ज्ञान बृहत्तर मानव समुदाय के काम में आएगा। इनका लोकगीत बहुत मधुर, बहुत अच्छे शब्द हैं उसमें, कर्णप्रिय, भावप्रिय और संदेश परक। इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। इनके जो वाद्य यंत्र हैं बेहद खूबसूरत, उनको भी देखना है कि उन वाद्य यंत्रों की खूबसूरती क्या है, उसमें से ध्वनि कैसे निकलती है। इनकी पेंटिंग्स, बैगा पेंटिंग जिन्हें अद्भुत पेंटिंग है, गोंड पेंटिंग, ये सब हमें देखने की ज़रूरत है। छोटे छोटे बांस की टहनियों से कितने अच्छे कला कौशल के माध्यम से प्रतीक चिन्ह बना लिए जाते हैं, दैनिक उपहार के लिए सामग्री बन जाती है, उपयोग के पात्र बन जाते हैं, मृदभांड बनते हैं इनके द्वारा। यह सब आज हमारे अध्ययन का विषय है। मुझे बहुत खुशी है कि इस पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और इसलिए ज़रूरी है कि आज इस समुदाय के जो मुद्दे हैं हम उस पर अपना ध्यान फोकस करें। क्या क्या मुद्दे हैं? शिक्षा, उनके यहाँ संचार के साधन हैं कि नहीं, आहार, आवास, आवरण की सुविधा समुन्नत किस्म की है कि नहीं, ऊर्जा की पहुँच वहाँ तक हो गई कि नहीं, बिजली वहाँ तक पहुँची कि नहीं, सड़क वहाँ तक पहुँची कि नहीं, यह हमें देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर रोज़गार में इनकी क्या स्थिति है, इन्हें श्रम के अवसर मिलने चाहिए। बहुत अधिक इनके अंदर श्रम की शक्ति है, इनके अंदर ज्ञान की शक्ति है, ध्यान की शक्ति है, उसका हमें प्रयोग करना है। फिर इस नॉलेज को, जो इनका ज्ञान है, हम समकालीन समाज के साथ शेयर करें, बृहत्तर विश्व के साथ शेयर करें, तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। इनके पास वह भी तकनीकी पता है कि कैसे महामारी के समय मनुष्यता को बचाया जाए। आज कोविड-19 नामक जो पैंडेमिक है, इससे बचाने का उपाय भी इनके कोर्स में कहीं न कहीं होगा। इस पर भी हमें काम करना है। हमें यह बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि आज के दौर में अगर सर्वाधिक प्रतिरोधी क्षमता की शरीर किसी के पास है तो जनजातीय समुदाय के पास है। वो कौन से कारक हैं जो इनको इतना अधिक समुन्नत बनाते हैं विषाणुओं से लड़ने के लिए, या औषध विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के लिए खास महत्वपूर्ण बात है जिन्हें देखना है और इस पर काम करना है। फिर भविष्य में इनके लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, विशेषकर 3 क्षेत्रों में
इनके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। और जब इन क्षेत्रों में काम करेंगे तो इनकी बोली, इनकी भाषा, इनका साहित्य हम संग्रह करेंगे और फिर इस वेबिनार का जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस 2 दिन में जितने विद्वान वक्ता इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, उनकी वक्तृता से, उनके ज्ञान से बहुत सारे लोगों के वीडियो आपके पास आएंगे। उसके माध्यम से जो भी प्रतिभागी हैं, अध्येता हैं अथवा जिज्ञासु हैं, वो बहुत कुछ जानने में समर्थ होंगे इस समुदाय के बारे में, और फिर इस जानकारी को संकलित करके पूरे मानवता के कल्याण में प्रयोग करने का काम होगा। आइए हम सब मिलकर इस समुदाय के उन्नयन की कामना करें। इनकी भाषा शैली, इनकी मौलिकता की जानकारी, जिसे मूल ज्ञान कहते हैं, उसको मानव समुदाय के उपयोग में लाने में अपना योगदान करें और हम सभी मिलकर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और सशक्त भारत की रचना में अपना योगदान करें। आने वाली दुनिया ज्ञान की दुनिया कही जाएगी और ज्ञान की दुनिया में भारत को महानतम राष्ट्र बनाने में अध्येताओं की भूमिका होगी। आप सभी प्रमुख दक्ष ख्यातिलब्ध अध्येता हैं। आप सब मिलकर हम इस मिशन को पूरा करें। जो लोग भी इसमें भाग ले रहे हैं, सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। आप सभी जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।